आज की इस गहरी चर्चा में मतलब इस डीप डाइव में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो जो असल में दुनिया की हर नई खोज और बड़े फैसलों की नींव होता है। बिल्कुल। और जिसे हम आम भाषा में रिसर्च प्लान या अनुसंधान की योजना कहते हैं। हाँ, एकदम सही। तो आज का जो हमारा स्रोत है वो unit2.pdf नाम का एक बहुत ही शानदार एकेडमिक डॉक्यूमेंट है। जो हमें ये बताता है कि किसी भी उलझन या समस्या को सुलझाने का एक सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है। सही बात है। और मैं सोच रही थी कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि रिसर्च का मतलब सिर्फ सफेद कोट पहनकर लैब में बैठना नहीं है। या फिर सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर ढेर सारा डेटा इकट्ठा करना भी नहीं है। मतलब ये तो बहुत बाद की बात है। बिल्कुल। रिसर्च तो असल में एक सही समस्या या कहें एक सही प्रॉब्लम की पहचान करने से शुरू होती है। हाँ, और जो लोग नई चीजें जल्दी सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि दुनिया के बड़े बिजनेस आखिर शुरू कैसे होते हैं। है ना? तो चलिए इसी बात पर इस विषय के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। मैं हमेशा से सोचती थी कि रिसर्च की शुरुआत डेटा से होती होगी। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर हम बुनियादी स्तर पर देखें तो रिसर्च का पूरा सफर एक बहुत ही आम इंसानी स्वभाव से शुरू होता है। मतलब एक तरह की जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा, या फिर किसी ऐसी उलझन का एहसास जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो अगर कोई समस्या ही नहीं है तो रिसर्च की कोई जरूरत ही नहीं है। एकदम सही। बिना किसी स्पष्ट समस्या के रिसर्च का कोई वजूद ही नहीं है। अगर दिशा ही नहीं है तो सारी जानकारी सिर्फ शोर बनकर रह जाती है। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं यहाँ थोड़ा टोकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ये बात सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन अगर हम दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खोजों को देखें तो क्या हमेशा एक समस्या पहले से मौजूद होती है? हाँ, मतलब आप किस तरह की खोज की बात कर रही हैं? जैसे जब पहली बार आईपैड या कोई स्मार्ट वॉच बाजार में आई, लोग सड़कों पर उतरकर ये तो नहीं कह रहे थे कि हमें कलाई पर ईमेल पढ़ने में समस्या आ रही है। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो फिर वहां रिसर्च की शुरुआत किस समस्या से हुई? यहीं पर ना समस्या की असली परिभाषा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम कहते हैं कि रिसर्च के लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए तो उसका मतलब सिर्फ शिकायतें नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है जानकारी का अभाव, या एक ऐसी स्थिति जहां हम तय नहीं कर पाते कि आगे क्या करना चाहिए। अच्छा, मतलब एक तरह का खालीपन। बिल्कुल। एप्पल वाले उदाहरण में समस्या ये नहीं थी कि लोग स्मार्ट वॉच मांग रहे थे। समस्या कंपनी के सामने एक सवाल था कि इंसान और तकनीक के बीच के अंतर को और कम कैसे किया जाए। एकदम सटीक। या क्या एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो फोन से भी ज्यादा पर्सनल हो। समझ रही हूँ। और ये जो सवाल होते हैं ना, ये हमेशा प्रश्नात्मक रूप में होने चाहिए, मतलब इंटेरोगेटिव। जैसे हमारा नया प्रोडक्ट पिछले वाले से ज्यादा लोकप्रिय क्यों नहीं है? हाँ, या एक ही इलाके में दो दुकानों में से एक मुनाफे में क्यों है और दूसरी नुकसान में। तो जब हमारे पास क्या, क्यों और कैसे वाले सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं होता, तो वही हमारे रिसर्च की जमीन तैयार करता है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी रिसर्च का कारण बन सकती है। ओहो, मुझे डॉक्यूमेंट का वो उदाहरण याद आ रहा है, वो लोकल बस वाला। हाँ, वो शहर की बस स्टॉप वाला उदाहरण बहुत ही क्लासिक केस है वो। जब बस स्टॉप पर आती है तो लोगों के लिए चढ़ना और उतरना कितनी बड़ी जद्दोजहद होती है। धक्का मुक्की होती है, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट समस्या है, लेकिन अगर एक रिसर्चर की नजर से देखें तो इसका हल कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसका हल था सिर्फ एक क्यू सिस्टम, यानी लाइन लगाने की व्यवस्था। बस एक लाइन बनाने से सब कुछ आसान हो गया, अराजकता खत्म। और यही साबित करता है कि रिसर्च हमारे आसपास के माहौल में छिपी है। अब इस समस्या की पहचान को और गहराई से समझने के लिए आरएल एकॉफ के 5 घटकों को समझना जरूरी है। आरएल एकॉफ, हाँ, उन्होंने किसी भी समस्या को स्पेसिफिक बनाने के लिए 5 चीजें बताई है ना? हाँ, ये एक तरह की चेकलिस्ट है। किसी भी समस्या को सुलझाने लायक बनाने के लिए इन 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस चेकलिस्ट को खोलते हैं। पहला नंबर किसका है? पहला है रिसर्च कंज्यूमर, यानी वो व्यक्ति या समूह जिसे असल में समस्या हो रही है। जैसे बस वाले उदाहरण में वो यात्री। एकदम सही। और दूसरा घटक है ऑब्जेक्टिव, मतलब जो लक्ष्य हमें हासिल करना है। क्योंकि बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई स्थिति समस्या बन ही नहीं सकती। बस स्टॉप पर लक्ष्य क्या था? बिना चोट खाए बस में चढ़ना। और तीसरा घटक मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, ऑल्टरनेटिव मीन्स, यानी वैकल्पिक साधन। हाँ, इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 विकल्प तो होने ही चाहिए। अगर सिर्फ एक ही रास्ता है तो फिर चुनाव की कोई समस्या ही नहीं है। बहुत बढ़िया विश्लेषण है। अगर बारिश हो रही है और सिर्फ भीगते हुए जाना ही एक रास्ता है तो कोई निर्णय नहीं लेना है। वो तो मजबूरी हुई ना, रिसर्च कहाँ हुई इसमें? बिल्कुल। लेकिन अगर छाता भी है और रेनकोट भी, तब रिसर्च का काम शुरू होता है। और यहीं से चौथा घटक आता है, जो कि है डाउट,
यानी संदेह। सही कहा। विकल्पों का होना काफी नहीं है, उस कंज्यूमर के मन में संदेह होना चाहिए कि कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा। छाता लूं या रेनकोट? अगर संदेह नहीं है तो जांच पड़ताल की कोई जरूरत ही नहीं। और आखिरी पांचवा घटक है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। लेकिन यहाँ पर्यावरण से मतलब पेड़ पौधों से तो नहीं है। नहीं, यहाँ मतलब है उस माहौल या संदर्भ से जहां वो समस्या पैदा हुई है। जैसे जो चुनौती शहर के लिए हो वो गांव के लिए शायद कोई समस्या ही ना हो। बिल्कुल, ट्रैफिक जैम दिल्ली के लिए समस्या है, किसी छोटे पहाड़ी गांव के लिए नहीं। तो इन सब बातों से सुनने वालों के लिए एक बड़ा सबक निकलता है। सही सवाल पूछना आधी समस्या को पहले ही हल कर देता है। एकदम सही कहा। और जब एक बार समस्या तय हो जाए तो हमारी अगली मंजिल क्या होती है? एक उद्देश्य तय करना और एक हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, लगता तो है कि कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक टर्म है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक अनुमानित हल है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन। मतलब एक एजुकेटेड गेस जो हम अपनी अब तक की समझ के आधार पर लगाते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये सही भी हो सकता है और पूरी तरह से गलत भी। इसे टेस्ट करना ही तो रिसर्च का काम है। अच्छा, मुझे डॉक्यूमेंट से याद आ रहा है कि हाइपोथेसिस के कुछ प्रकार भी होते हैं। बिल्कुल, जैसे एक होता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम सिर्फ किसी स्थिति का वर्णन करते हैं। जैसे बेरोजगारी दर 25% से ज्यादा है। सही। और एक दूसरा प्रकार है जो थोड़ा उलझाने वाला है, नल हाइपोथेसिस। हाँ, इसके बारे में पढ़कर मैं सोच रही थी कि कोई वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा क्यों लगाएगा जिसे वो खुद गलत साबित करना चाहता हो। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। वो कैसे? क्योंकि इंसानी दिमाग में ना कन्फर्मेशन बायस होता है। हम सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी बात को सच साबित करें। ओहो, मतलब अगर मुझे लगता है कि मेरा आइडिया अच्छा है तो मैं सिर्फ तारीफ सुनूंगी। बिल्कुल, नल हाइपोथेसिस इसी बायस को तोड़ता है। ये कहता है कि दो चीजों के बीच कोई संबंध नहीं है। और फिर रिसर्चर का काम होता है इस कोई असर नहीं वाले बयान को गलत साबित करना। हाँ, जिससे रिसर्च पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाती है। क्या बात है। और एक वर्किंग हाइपोथेसिस भी तो होता है। हाँ, जब रिसर्च अटक जाए और जानकारी कम हो तो काम चालू रखने के लिए एक टेम्पररी अंदाजा लगा लिया जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना वो स्कूटर वाली कहानी बहुत शानदार है। अरे हाँ, वो उदाहरण तो एकदम सटीक है। चलिए इसे एक कहानी की तरह देखते हैं। मान लीजिए कोई अपने पुराने स्कूटर पर कॉलेज जा रहा है और अचानक स्कूटर झटके खाकर बंद हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला चरण, समस्या का एहसास। अब वो इंसान दिमाग दौड़ाता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके दिमाग में दो कारण आते हैं, या तो पेट्रोल खत्म है या स्पार्क प्लग खराब है। बस यही जो दो कारण उसने सोचे, यही उसका हाइपोथेसिस बनाना है। इसके बाद शुरू होता है डिडक्शन, यानी तर्क लगाना। वो सोचता है कि अगर पेट्रोल खत्म है तो मुझे क्या चेक करना चाहिए। वो सोचता है कि पेट्रोल नॉब चेक करूं या टैंक खोलकर देखूं। और फिर आती है टेस्टिंग की बारी। वो टैंक खोलकर देखता है, अंदर पेट्रोल होता है तो उसका पहला हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया। फिर वो स्पार्क प्लग निकालता है, साफ करता है, लगाता है और किक मारता है और स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। यानी समस्या स्पार्क प्लग में थी। इसी को बड़े लेवल पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। और एक अच्छा हाइपोथेसिस हमेशा वेरीफाइबल होना चाहिए। मतलब जांचने योग्य। अगर हम उसे टेस्ट ही नहीं कर सकते तो वो किसी काम का नहीं। उसे क्लियर और सिंपल होना चाहिए। हाँ? यही तय करता है कि इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी। तो अब हमारे पास सवाल भी है और एक गेस भी है। तो क्या अब हम सीधा मैदान में उतर जाएं? नहीं, अभी एक ब्लूप्रिंट की जरूरत है, जिसे रिसर्च डिजाइन कहते हैं। बिल्कुल। इसे एक बिल्डिंग के नक्शे की तरह समझिए। मतलब बिना आर्किटेक्ट के नक्शे के कोई घर तो बनाता नहीं है। उसी तरह कोई गंभीर रिसर्चर बिना प्लान के मैदान में नहीं उतरता। इस डिजाइन में तो सब कुछ होता होगा, क्या, क्यों, कहाँ, कब। हाँ, और सबसे जरूरी कि डेटा के स्रोत क्या होंगे। क्या हम खुद फील्ड में जाकर डेटा लाएंगे जिसे प्राइमरी डेटा कहते हैं, या फिर हम पुरानी रिपोर्ट्स इस्तेमाल करेंगे जिसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और डेटा इकट्ठा कैसे करेंगे ये भी तो तय करना होता है। बिल्कुल। क्या हम सबसे बात करेंगे यानी सेंसस, या सिर्फ एक छोटे से ग्रुप से यानी सैम्पलिंग। और इन सब के साथ दो बहुत ही अहम चीजें जुड़ी हैं, बजट और टाइमलाइन। हाँ, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट पैसे और समय के बिना तो चल नहीं सकता। ये दोनों डिजाइन में सिर्फ हिसाब रखने के लिए नहीं होते, ये रियलिटी चेक होते हैं। मतलब अगर प्लान बहुत बड़ा है लेकिन पैसा कम है तो रिसर्च बीच में ही रुक जाएगी। या अगर समय ज्यादा लग गया तो जब तक रिपोर्ट आएगी बाजार का ट्रेंड ही बदल चुका होगा। तो रिसर्च डिजाइन असल में हमारी महत्वाकांक्षा और हमारी असलियत के बीच का पुल है। बहुत खूब कहा। और एक बात और,
इस डिजाइन को लचीला या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि असली दुनिया में थ्योरीज काम नहीं करती, नई दिक्कतें आ जाती हैं। एकदम सही। तो अब जब पूरा प्लान बन गया है तो क्या तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए? शायद ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए असली काम शुरू करने से पहले छोटी टेस्टिंग बहुत जरूरी है, जिसे पायलट स्टडी और प्री टेस्टिंग कहते हैं। हाँ, और इन दोनों में जो फर्क है ना, वो बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। पायलट स्टडी पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का एक छोटा रूप है, एक मिनिएचर रेप्लिका। मतलब पूरे प्लान को एक छोटे लेवल पर लागू करके देखना। हाँ, ताकि पता चले कि जो कागज पर डिजाइन बनाए हैं वो असल में काम भी कर रहा है या नहीं। और फिर प्री टेस्टिंग क्या है? प्री टेस्टिंग सिर्फ किसी एक इंस्ट्रूमेंट या औजार को टेस्ट करना है। जैसे क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली। बिल्कुल। लाखों लोगों को भेजने से पहले 10 लोगों पर चेक करना कि उन्हें सवाल समझ आ रहे हैं या नहीं। इसके जो उदाहरण है ना डॉक्यूमेंट में, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। जैसे वो किचन वाला उदाहरण। हाँ, मेहमानों को परोसने से पहले 1 चम्मच चखकर देखना कि नमक सही है या नहीं। या दर्जी का उदाहरण। फाइनल सिलाई मारने से पहले वो ट्रायल वियर के लिए बुलाता है। और नई गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव लेना। अगर कोई गलती है तो उसे मेन रिसर्च से पहले ही ठीक किया जा सकता है। इससे समय और पैसा दोनों बचता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि किसी भी गहरी इन्वेस्टिगेशन के लिए शुरुआत एक ठोस समस्या से होती है, फिर एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट या रिसर्च डिजाइन तैयार होता है, और आखिर में पायलट स्टडी या प्री टेस्टिंग के जरिए उस प्लान को परखा जाता है। ये किसी भी चुनौती से निपटने का एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहती हूँ जो सोर्स में बहुत ही सटल तरीके से था। कौन सा विचार? ओकम्स रेजर का सिद्धांत। ओहो, हाँ। जो कहता है कि एक सरल हाइपोथेसिस हमेशा एक जटिल हाइपोथेसिस से बेहतर होता है अगर दोनों एक ही समस्या का बराबर हल देते हों। ये बहुत ही गहरी बात है, खासकर आज के डेटा ड्रिवन दौर में, जहां हर चीज को एआई और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से जोड़ा जाता है। सबको लगता है कि भारी भरकम डेटा ही सही जवाब देगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संभव है कि हमारे सबसे बड़े सवालों का सबसे आसान जवाब ही असल में सबसे वैज्ञानिक हो? ये सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। कहीं हम बेवजह चीजों को मुश्किल तो नहीं बना रहे? क्या हम सरलता से दूर भाग रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वाले अपने स्तर पर और गहराई से सोच सकते हैं। बिल्कुल, सादगी में ही अक्सर सबसे सटीक विज्ञान छिपा होता है। एकदम सही। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। हम जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए गहराई से सोचते रहिए और सबसे जरूरी बात, सही सवाल पूछते रहिए।